नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। और इसमें है हमारे पास प्रश्नावली 1.1 के सवाल अब हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये संख्या दी हुई है, ठीक है। इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी कि इनका अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में इनको लिखना है। अब हमारे पास पहला सवाल है 140। अब हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140 के। तो यहाँ पे कर देते हैं। तो पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं 140, और इसका कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब हमें इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है ताकि इसमें पूरा पूरा चला जाए। अब देखो इसमें लास्ट का जो इकाई अंक कितना है, 0 है। तो आपको पता है इसमें 2 का आराम से भाग चला जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें 2 का आसानी से भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो संख्या है वो क्या है, 0 है। यानी सम संख्या हो या 0 हो तो उसमें 2 का भाग पूरी बार आसानी से चला जाता है। तो इसमें 2 का भाग लगाते हैं पहले, 2 का भाग लगाते हैं पहले 14 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, और 2 का भाग फिर 0 है, तो ये आप पे आ जाएगी 0 ही, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गए, 70 आ गए। अब इसके अंदर हम फिर 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में फिर 0 आ रही है। तो इसमें 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 का भाग 7 में लगाएंगे। तो 2 तिया 6, 3 बार गया, और यहाँ पे बचेगा 1, और ये बन गया हासिल पाई 1, और 10 हो गए ये। तो 2 पंजे 10, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा बहा दे। जब 2 का भाग 70 में लगाएंगे तो पता है आपको 35 आएंगे, यानी 70 का आधा कर दो। अब देखो हमारे पास इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें देखो अब देखते हैं 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भी नहीं जाता है। अब देखो 3 क्या भाजकता का नियम है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देख लो। अगर इसमें भाग जा रहा है 3 को तो सही है, वरना 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो 5 और 3 कितने होते हैं, 8, और 8 में कभी भी 3 का भाग नहीं जाता। तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो अब हम 4 लेते हैं, तो 4 तो वैसे ही नहीं जाएगा, जब 2 का ही नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब उसके बाद हम लेते हैं 5 का, इसमें आसानी से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने हैं, 5 है। अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो उसमें आसानी से 5 का भाग चला जाता है। तो इसमें लगाएंगे हम पहले 5 का भाग। तो 5 7 35, 7 बार गया, और यहाँ पे देखो कितना आगे 7। तो 7 में 7 का ही जाता है, तो 7 में इसमें लगा दिया, 7 एकम 7। यहाँ हमारे पास कितना आ गए, 1 आ गए। और ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। और इनको अब हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनको 140 के हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे क्या हो गए हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और देखो अब हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 बार है, दोनों गुणा में है, तो इसको हम 2 स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से ये हमारे हो गए पहले सवाल के आंसर, 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे आंसर। अब हम सवाल नंबर हमारे पास सेकंड है, दूसरा सवाल है 156। इसमें संख्या है 156, और 156 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अब हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 156, और इसके क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अब आपको पता है हमारे पास कितने आ रहे हैं, लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा है। तो इसमें 2 का भाग आराम से चला जाएगा। तो 2 का भाग इसमें लगाते हैं। तो 2 का भाग पहले 15 में लगाएंगे। तो 2 7 14, 7 बार गया, 1 बचा यहाँ पे, 16 बन गए। तो 2 8 16, ठीक है। 2 7 14, और ये हो गए 2 8 16, इन्हें 78 आ गए। अब 78 में हमारे पास फिर 2 का जा रहा है, तो 2 का फिर भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग 7 में लगाया, 2 तिया 6, 3 बार गया, और 2 का भाग यहाँ पे बच गए 1, 18 हो गए। और 18 में 2 का लगाया, तो दोनों में 18, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 39।
और 39 में आपको पता है इसमें आराम से 3 का भाग चला जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 9 में लगाएंगे, 3 तिया 9, और यहाँ आगे हमारे पास 13, और 13 में 13 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 13 में 13 का लगा दिए, कितना आगे 13 एकम 13, यहाँ पे 1 आ गया, और ये हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको हम यहाँ पे इनको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनको 156 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इनको हम और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमारे पास 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया, और गुणा 3 गुणा में 13। इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया, सेकंड सवाल 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये हमारा हो गया आंसर, यानी दूसरे सवाल का आंसर। अब तीसरा सवाल है हमारे पास 3825। तो 3825 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका भी। तो इसी तरह से इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम 3825, और इसका कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसमें देखो अब किसका भाग जाएगा ये पता लगाना है सबसे पहला काम। तो आप देखो लास्ट में 5 आ रहा है, विषम संख्या, इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो अब हम इनको क्या करते हैं, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसकी भाजकता का नियम है 3 की, तो इनको सबको अंकों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में अगर वो संख्या 3 से भाजित है, 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं सबसे पहले, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, और 18 आपको पता है 3 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 18 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पहले देते हैं 3 का भाग, तो 3 का 3 में दिया, 1 बढ़ गया, 3 का 8 में देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 बचा, ये बन गए यहाँ पे 22, और 3 7 21, 1 बचा यहाँ पे, और ये बन गए 15, और 3 पंजे 15, 5 बढ़ गया, तो 1275 हमारे पास आ गए। अब 1275 में अब देखते हैं 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, फिर इसको हम जोड़ लेते हैं सभी अंकों को, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 2 14, और 1 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का फिर से इसमें भाग लगाते हैं, तो 3 चौके 12 में लगाएंगे, 3 चौके 12, और इसमें लगाएंगे 7 में, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 बढ़ गया, 425 हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, 425 में देखेंगे 3 का तो जाएगा नहीं, अब जोड़ के देख लेते हैं 3 का जाएगा ही नहीं जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11, और 11 आपको पता है 3 के पहाड़े में नहीं आते, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, और इसमें देंगे आप 5 का इसमें चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक कितने हैं हमारे पास 5 है, तो इसमें आसानी से 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं 5 का भाग इसमें, तो 5 का भाग पहले 42 में लगाते हैं, तो 5 8 40, कितनी बार जाएगा 8 बार, और यहाँ पे बचेंगे 2, ये बन गए 25, तो 5 25, ये हो गए हमारे 5 25, ये बन गए हमारे पास 85, और अब हम 85 में देखो कितने का भाग जाएगा, ये 5 है, तो 5 तो इसमें जाएगा ही जाएगा, तो 5 का भाग 8 में लगाया, 5 1 कम 5, और यहाँ पे कितने बचेंगे 3, और 5 7 35, ये आ गया हमारे पास 17। अब देखो 17 में 17 का ही भाग जाता है, तो यहाँ पे 17 का लगाया, कितना आ गया हमारे पास 1। अब ये हमारे हो गए 3825 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इनको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 3825। हम क्या है कि कई दिनों में वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा जो मार्कर है वो ख़राब हो गया है, सूख गया है, इसलिए हमें थोड़ी सी समस्या आ रही है लिखने में। तो 3825 हमारे क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे हम इनको लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये हमारे 3825 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड।
अब इनको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 भी कितनी बार है, 2 बार है। तो इनको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 की स्क्वायर गुणा 5 की स्क्वायर गुणा 17। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 3 का। प्रश्नावली 1.1 का हमारे पास चौथा सवाल है, संख्या इसमें 5005, और इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने संख्या को लिख दिया 5005। अब 5005 में अब ऐसी संख्या पता लगाओ जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आपको पता है इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 और 5 10 होते हैं, 10 पहाड़े में नहीं आते 3 के में। तो अब आप देखो इसमें 5 का ही जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का 5 में लगाया, 5 एक कम 5, और 5 का भाग 0 में लगाएंगे तो कितना आएंगे 0। 5 का भाग 0 में लगाएंगे कितना आएंगे 0। 5 का भाग 5 में लगाएंगे, 5 एक कम 5। ये हमारे पास संख्या होगी 1001। अब 1001 के अंदर हम किसका भाग लगाएं। अब देखो इसमें आपको पता है 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें देखो 7 का भाग लगा के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 21। तो इसमें 7 का भाग आसानी से जा रहा है। तो 7 का भाग इसमें अब हम लगाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 7, और 7 का भाग 10 में लगाएंगे तो 7 एक कम 7, कितने बचे 3 बचे, ये बन गए 30। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बढ़ गया। यहाँ पे कितने बचे 3, यहाँ पे बचे 2, क्योंकि 30 में से 28 गए, 2 बचेंगे, और 21 बन गए ये। तो 7 का भाग किस में लगाएंगे 21 में, तो 7 तिया 21। अगर आपको इस तरह से भाग लगाना नहीं आ रहा तो आप रफ कॉपी के अंदर भी लगा सकते हो, अलग से लिख करके 1001 में 7 का भाग लगाओगे तो भागफल आपके पास 143 ही आएंगे। आप लगा के एक बार देख लेना। अब हम 143 में भाग लगाएंगे। देखो 143 में भाग लगाते हैं, आपको पता है इसमें सीधा 11 का भाग जाता है और किसी संख्या का जाएगा ही नहीं 11 के अलावा। तो 11 के इसमें भाग लगाते हैं। तो 11 एक कम 11, और यहाँ पे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 11 तिया 33, कितना आ गया हमारे पास 13। और 13 में 13 का ही भाग जाता है तो 13 का लगा दिया, कितना आगे 1। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमारे ये हो गए, और इनको यहाँ पे अब हम लिख देते हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ये क्या हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, और इसमें कोई भी अंक हमारे पास डबल नहीं है, यानी 2 बार नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 4 के। अब हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का पहले का 5वां सवाल है 7429, यानी 7429। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब हम इसमें भाग लगाएंगे, और इसमें भाग देखो किसका लगाना है ये आप पहले रफ कॉपी के अंदर करके देख लेना, क्योंकि इसमें केवल हमने करके देखा है तो इसमें केवल 17 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 17 का भाग लगाते हैं, और 17 का पाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो 17 का इसमें भाग लगाएंगे तो अलग से लगा लेना। ठीक है, आप लोग अलग से कॉपी में लगा के देख लेना। और 17 का इसमें भाग लगाते हैं तो 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 6, ये हो गए 62। तो 17 × 51, 3 बार जाएगा। जब हम 62 में से 51 कम करेंगे तो हमारे पास कितना जाएंगे 11, और 11 के बाद लगा दिया 9, तो ये बन गए 119। तो 119 में जब 17 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, और 17 सत्ते 119, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7। अब हमारे पास संख्या आ गई है 437। अब हम 437 में भाग लगाएंगे। अब इसमें देखो आप भाग लगा के देख लेना, इसमें केवल संख्या 19 का भाग ही जाएगा। 437 में केवल 19 का भाग जाएगा। तो 19 का भाग लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे 43 में। तो 19 का 19, और 19 दूनी 38। ठीक है 38। अब ये 43 में से 38 कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, और उसके बाद 7 है 57 बन गए। तो 19 का पाड़ा 19 का भाग लगाएंगे 57 में। तो 19 ×
19 का 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये हमारे पास आगे 23, और 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 एकम 23। तो इस तरह से हमारे हो गए 7429 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख देंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। इस सवाल को करने से पहले आप रफ कॉपी में करके देख लेना। 17 का इसमें सीधा भाग लगाना, आपको भाग करना आता है। इस 19 का इसमें 437 में भाग लगाना, आपके पास 23 आएंगे, और फिर ये संख्या को लिख लेना, आसानी रहेगी आपको लिखने में। और इस तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारे हो गए आंसर। और ये सवाल नंबर 5 था प्रश्नावली 1.1 का पहले का 5वां सवाल, और ये हमारे पहले के 5 सवाल कंप्लीट हो गए। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है सेकंड सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी कि हमें पहले तो HCF और LCM निकालना है इन संख्याओं का, उसके बाद में हमें इन संख्याओं का गुणा करना है, और इन संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM के होना चाहिए। तो ये हमें जांच करनी है। तो अब हम दूसरे सवाल का पहले सवाल को विस्तार से हल करते हैं। दूसरे का पहले सवाल की संख्या है 26 और 91। ठीक है, इनका अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करते हैं, पहले 26 का करते हैं। तो 26 को हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आगे 13, और 13 में 13 का ही जाता है, तो यहाँ पे 13 एकम 13। तो ये तो हो गया 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे हम 91 के। तो 91 को इस फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं 91, और 91 में अब हम भाग लगाएंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 3 तिया 9, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 का। तो 7 का लगाएंगे हम, 7 एकम 7, 1 बार गया, और यहाँ पे बचेंगे 2, 21 बन गए। तो 7 तिया 21, 3 बार गया, ये बन गए 13, और 13 में 13 का ही जाता है, आपको पता है। तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे हमारे पास ये गुणनखंड आ गए दोनों संख्याओं के। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसके अंदर, पहले निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो HCF के लिए दोनों के गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, इनमें सेम लेंगे। सेम का मतलब होता है कॉमन संख्या, यानी कॉमन अंक लेंगे। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है और इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस पे गोला कर देते हैं, और इसमें भी ये 13 क्या है हमारा कॉमन हो गया, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो HCF हमारे हो गए 13, यहाँ पे हमने लिख दिया HCF 13। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए क्या करते हैं, जो हमें कॉमन लिए थे, जो हमने जोड़े बनाए थे, उनमें से एक संख्या लेनी है। तो ये हमारा जोड़ा था 13 का, तो इसमें से हम एक संख्या ले लेते हैं, और बाकी जितनी भी संख्या, जितने भी अंक बचे उन सभी को यहाँ पे लेना है। तो 13 हमें जोड़े में से ले लिया, और बाकी क्या बचा है, 2 गुणा 2 गुणा 7, ये अब 7 बचा। अब इन सभी का क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेते हैं। अब तो 13 का गुणा 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 का गुणा जब हम 7 से करते हैं, तो 26 का गुणा 7 से करते हैं। ये काम आप अपनी रफ कॉपी में करके देख लेना, इन सभी का गुणा। तो हमारे पास इन सभी का गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, हमने कर लिया है 182। ये हो गए 182 हमारे पास LCM, और HCF हो गया हमारे पास 13। तो इस तरह से सवाल हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच के अंदर हमें संख्याओं का गुणनफल गुणा और HCF गुणा में LCM, इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, और इनका आपस में गुणा करना है। तो संख्याओं को हम A और B मान लेते हैं। तो लिखेंगे A गुणा में B बराबर किसके होना चाहिए, HCF गुणा में LCM। तो यहाँ लिख देते हैं HCF
गुणा में LCM, ये हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें जांच करना है। तो A गुना B, तो हमने ये दोनों संख्या मानी थी, तो पहले कोई सी संख्या लिख लो, 26 गुना 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF हमारे पास कितना आया है, HCF हमारे पास 13 आया है, तो 13 लिख देंगे गुणा, और LCM हमारे पास आया है 182, तो यहाँ पे 182 लिख देते हैं। अब हमें इस सवाल को आगे करना है। तो अब आगे देखो, 26 का जब 91 से गुणा करते हैं तो आप ये काम रफ कॉपी में कर लेना, क्योंकि समय की आवश्यकता के अनुसार हम इसको 26 गुना 91 हम साइड में कर रहे हैं, इसको आप भी अपनी कॉपी के अंदर करके देख लेना। और 26 गुना 91 करने पर ये हमें प्राप्त हो रहे हैं 2366। 26 गुना 91 करने पर प्राप्त हो रहे हैं 2366, और इधर प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास 13 गुना में 182। ये काम आप अपने साइड में कॉपी के अंदर करके देखना है रफ कार्य में। तो आपके पास गुना करोगे तो यही संख्या प्राप्त होगी 2366। ठीक है, अब देखो इधर भी 2366 है और इधर भी 2366 है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी जांच है वो सही है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM कैसे है, दोनों बराबर है। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर दूसरे का पहले सवाल का। अब हमारे पास दूसरे सवाल का दूसरा सवाल है, यानी सेकंड सवाल है। संख्या है 510 और 92। तो सबसे पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब 510 के अंदर आपको पता है 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 11 हो गए, 2 पंजे 10, यहाँ पे 1 बच्चा 2 पंजे 10, कितना आगे 255। अब 255 में आपको पता है 3 का भाग आसानी से चला जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10, 10 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 8 पर गया, 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, यहाँ आगे 85, और 85 में भाग जाएगा केवल 5 का, तो 5 1 कम 5 और 5 7 35, और यहाँ पर आगे 17, 17 में केवल भाग जाता है 17 ही, यहाँ पे आगे 1। और इसी तरह से अब हम 92 का निकालते हैं। 92 को पहले इस फॉर्मेट में रख लेते हैं। अब 92 में आराम से 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 बार गया, और यहाँ पे 1 बचा 12 हो गए, 2 छिकी 12, यहाँ पे आगे 46, और 46 में आराम से 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 आगे, और 23 में केवल 23 का ही जाता है, तो इसमें 23 का लगा देंगे, 23 एकम 23। अब हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड हो गए दोनों के। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे HCF, तो यहाँ लिखेंगे HCF, और HCF निकालने के लिए बताया था कि हमें जोड़े बनाने होते हैं, जो संख्या इसमें है वो इसमें भी हो, तो वो HCF में हम लिख देते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, तो ये हमारा 2 का जोड़ा बन गया, इसको भी हम सर्किल में लिख देते हैं। तो हमारा HCF 2, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 17 इधर है लेकिन इधर नहीं है। अब कोई भी संख्या हमारी मैच नहीं कर रही है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो केवल हमारे पास 2 है, तो हमारा HCF कितना हो गया 2। और अब हम निकालेंगे LCM निकालने का तरीका हमने बताया था, जो हमने जोड़े बनाए थे उनमें से एक संख्या लेनी है। तो हमारे जोड़ा था ये 2 का, तो इसमें से ले लिए एक संख्या, और बाकी जितनी संख्या बची है उनको भी यहाँ पे हमने लिखना है। बाकी जितनी संख्या है उनको सबको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 3 बचे और 5 बचे, यहाँ पे 17, यहाँ पे 2 बच रहे, और यहाँ पे 23 बच रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। ये काम आप रफ कॉपी में कीजिए, इन सभी का गुणा कीजिए, और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। और हमने इन सभी का गुणा कर लिया है, हमने रफ कॉपी के अंदर इन सभी का गुणा कर लिया है, और हमारे पास इन सभी का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहे हैं 23,460। तो यहाँ लिख देते हैं 23,460, ये हमारे LCM हो गए इन सभी के गुणा करने पर। अब हमारे पास HCF हो गया 2 और LCM हो गया 23,460। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे।
जांच में हमें करना है संख्याओं का गुणनफल। ये हमारे पास संख्या ए और बी, तो इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला काम में लेना है, संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या मान ली हमने, ए और बी, तो ए गुणा बी बराबर और एच सी एफ गुणा एल सी एम। तो यहाँ लिख देंगे एच सी एफ गुणा एल सी एम, यानी संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी और एच सी एफ गुणा में एल सी एम क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये हमें जांच करना है। तो हमारे पास ए और बी ये क्या है, दो संख्या 510 गुणा में 92। तो यह लिख देते हैं 510 गुणा में 92, 510 गुणा 92 इधर बराबर, और एच सी एफ हमारे कितने, 2, और एल सी एम हमारे कितने आए थे यहाँ पे 23,460। यहाँ लिख दे 23,460, ये हमारे एलसीएम आए थे। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, 510 गुणा में 92, तो 510 का गुणा जब 92 से करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 46,920। तो यहाँ लिख देंगे हम 46,920, 510 गुणा 92 करने पे प्राप्त हुए 46,920। अब इधर 23,460 का हम 2 से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 46,920। ये काम आप गुणा करके देखना, ठीक है, आप खुद करना गुणा, तो आपके पास संख्या प्राप्त होगी 46,920, और इधर भी 46,920। ये क्या है, दोनों समान है। तो हम कह सकते हैं जांच में इन्हीं संख्याओं का गुणनफल गुणा में एच सी एफ गुणा एल सी एम क्या है, बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर दूसरे का, सेकंड का। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल है संख्या 336 और 54 का। अब हमें अभाज्य गुणनखंड करना है इनका। तो यह लिखेंगे 336, और अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का 3 में लगाया, 2 एकम 2, 1 बच्चा 13 बन गए, 2 छिक्की 12, एक बच्चा 16 बन गए, 2 अट्ठे 16, 168 आ गए। अब 168 में फिर 2 का लगाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8 बढ़ गए, और 2 चौके 8, 4 बढ़ गया, 84 आ गए। 84 में फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 आ गए, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 42 आ गए। 42 में फिर 2 का जा रहा है, तो यहाँ पे आ गए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गए। अब हमारे पास 21 में लगाएंगे 3 का, 3 साते 7 बढ़ गया, और 7 में 7 का लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया। और इधर अब हम 54 का निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 54। अब हम 54 लिख दिया है, और 54 में अब सबसे पहले 2 का जा रहा है, 2 का लगा दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 14 हो गए, 2 साते 14, 27 आ गए। अब हम 27 में 3 का लगाएंगे, 3 आम 27, फिर 3 का लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये वाले अभाज्य गुणनखंड हो गए सारे। तो अब हम क्या निकालेंगे, एच सी एफ। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ निकाल रहे हैं। और एच सी एफ निकालने का मतलब होता है जोड़ा बनाना, जो संख्या दोनों में है वो एच सी एफ में लिखेंगे। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, तो दोनों को सर्किल में कर देते हैं। और देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी उभयनिष्ठ हुआ, तो इन पे भी सर्किल लगा देते हैं, ठीक है। इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों ही उभयनिष्ठ है, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 3। अब एच सी एफ हो गए हमारे 3 दूनी 6, यानी एच सी एफ का मान आ गया हमारे पास 6। अब एल सी एम निकालते हैं, तो एल सी एम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उनमें से एक एक अंक ले लेते हैं हम पहले। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से, एक तो 2 और एक 3, तो 2 गुणा 3, ये हमने दोनों लिख दिए। और उसके बाद जो बची हुई उनको सभी को ले लेते हैं, जैसे 2 2 2, 3 बार तो 2 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक बार 7 है, और उसके बाद है 3 और 3, 3 गुणा 3, और ये 1 है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद है, अब इनका हम देखो गुणा करते हैं, तो 2 देखो कितनी बार है, 2 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। अब उसके बाद 3 देखो कितनी बार है 1 2 3, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार, और गुणा 7, ये हमारे पास 7 बचा है, एक ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7।
और अब इनका हम क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे और उनका गुणा करके और एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 को 4 बार लिख करके गुणा करना, तो आ जाएगा हमारे पास 16, और 3 को 3 बार लिख करके गुणा करना, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुणा 7। अब इन सभी का हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाती है, तो हम एक ये काम अपनी कॉपी के अंदर करेंगे रब कार्य में, और हमने गुणा कर लिया है, और गुणा करने के बाद में हमारे पास आया 3024। ये गुणा किया 16 गुणा 27 गुणा 7, तो हमारे पास आए 3024। ये आप भी कर लेना। अब हम जांच करते हैं। जांच में संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणा 336 गुणा 54, ए और बी मान लेते हैं इन संख्याओं को, तो ए गुणा बी और उसके बाद बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ए और बी क्या है, संख्या है हमारे पास, ये 336 गुणा 54। ए और बी का मान क्या माना हमने, संख्या, यानी कि 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ का मान है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और एलसीएम का मान आया 3024, ये मान आया 3024 या एलसीएम का मान है। अब देखो, अब इनका आगे हल करते हैं हम, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 336 गुणा 54, जब हम 336 का गुणा 54 से करते हैं, ये काम आप अलग से रब कार्य में करना, और उसके बाद में आपको गुणा करने पे प्राप्त होगी संख्या, हमने गुणा करके देखा है, तो ये आएंगे आपके पास 18,144। 336 गुणा 54 गुणा करने पर आए 18,144, और 6 का गुणा 3024 से करेंगे तो भी हमारे कितना आएंगे, 18,144 ही आएंगे। तो इसका मतलब जांच करने पर हमारा एक सवाल सिद्ध हो रहा है, जो हमें जांच करना था वो सिद्ध हो गया है, क्योंकि संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे कितना आए, बराबर आ रहे हैं, तो ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हमारे पास संख्या दी हुई है, तो 12, 15, 21, तो इनमें से क्या करना है, पहले इनका गुणनखंड करना है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल विस्तार से करते हैं। तीसरे सवाल का पहला सवाल है, और संख्या है 12, 15 और 21। इस सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास वही विधि है, 12 लिखेंगे पहले, और 12 के अब इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 का भाग दिया, आगे 6, और उसके बाद में 6 में 2 का जाएगा, तो आ जाएंगे हमारे पास 3, और 3 में 3 का जाता है, आ जाएंगे 1। अब उसके बाद 15 के करते हैं, तो 15 यहाँ लिख देते हैं पहले, उसी विधि से करेंगे, तो हमारे पास 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग लगाया, 3 5 15, 5 आगे, 5 का दिया इसमें, 1 आगे। अब उसके बाद 21 का करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पहले 21, और यहाँ पे 21 में उसी विधि से करते हैं, तो 21 में 3 का भाग लगाएंगे पहले, 7 बार जाएगा, अब 7 में 7 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये आगे इसके भाज्य गुणनखंड, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, पहले सबसे पहले करेंगे एचसीएफ, ये निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब आप समझते हो कि जिसमें जो संख्या कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें देखो 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, सभी पे सर्किल लगा देते हैं, ये हमारा 3 सभी में है, इसलिए तो हमारा एचसीएफ हो गया 3, और ये 1 देखो सभी में है, तो चाहो को आप एचसीएफ गुना 1 भी कर सकते हो, फिर भी हमारे पास 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं हो तो 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा आ गया 3, और अब निकालेंगे एलसीएम, यानी कि महत्तम समावर्तक आ गया 3, और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। तो आपको पता है उभयनिष्ठ जोड़े में से एक संख्या लेनी है, तो यहाँ से ले लेते हैं, उभयनिष्ठ जोड़ा हमारा 3 का था, तो यहाँ ले लेते हैं 3 गुणा, और बाकी संख्याओं को ले लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5
गुणा, उसके बाद है 7 और एक, यहाँ पे ये एक है सभी में, एक को लिखो चाहे मत लिखो वही संख्या आएगी। किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है हमारे पास। तो अब देखो हमारे पास इन सभी का गुणा करते हैं, पहले इनका पावर लगा देते हैं। 3 कितनी बार है, एक बार है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। 2 हमारे पास 2 बार है तो 2 की पावर होगी 2 और गुणा 5 गुणा 7। अब इन सभी का हम गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 की पावर 2 यानी 4 ही होगी। तो 4 तिया 12 और 12 का गुणा 5 से करें, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा हम 7 से करेंगे। तो 60 का गुणा हम 7 से करते हैं तो 7 छिंग 42, 420 आ जाएंगे। यहाँ पे 420 हमारे क्या हो गए, LCM हो गए। तो इस तरह से SCF और LCM हमें निकाल दिया। इस सवाल का ये हो गया आंसर। हमारे पास तीसरे सवाल का दूसरा सवाल है, तीसरे का दूसरा संख्या है हमारे पास 17, 23 और 29। ये तीनों संख्या ऐसी है, इन संख्याओं में इन संख्याओं के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे कि 17 में 17 का भाग जाता है केवल, 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा और 29 में केवल 29 का। तो फिर भी इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं तो ज़्यादा सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। तो इस यहाँ पे लिखते हैं पहले 17 और 17 में 17 का ही भाग जाएगा तो यहाँ पे आ गया 1 और उसके बाद लिखते हैं 23। 23 में भी 23 का ही भाग जाता है केवल, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ 29 है, 29 में भी 29 का ही भाग जाता है तो यहाँ पे 29 का ही भाग लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 1। अब इनके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो ये 17, 23 और 29 और 1, 1, 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनका SCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, SCF निकालेंगे। तो SCF देखो कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है, केवल एक ही उभयनिष्ठ है। इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे SCF हो जाएगा 1 और LCM निकालेंगे, LCM हो जाएगा हमारे पास 17 गुणा 23 गुणा 29। अब देखो 17, 23 और 29 तीनों का हम गुणा करते हैं। आप खुद करना, रफ कॉपी के अंदर या रफ कार्य करना। 17 गुणा 23 और फिर आए उसको 29 से गुणा करना। और जो आपके पास संख्या आए वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको तीनों संख्याओं का गुणा करने पर आपके कितने आए हैं। हमने इनके तीनों का गुणा किया तो हमारे पास निकल के आए 11,339। तो यहाँ लिख देंगे 11,339। ये हमारे LCM निकल के आ गए, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29 तीनों का गुणा करने पाए 11,339। ये हमारे LCM हो गए और SCF हो गया हमारा 1। और इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर तीसरे का दूसरे। अब हमारे पास प्रश्न 3 का तीसरा सवाल है, संख्या 8, 9 और 25। इनका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो वही विधि हमारे पास, सबसे पहले 8 के करेंगे। 8 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाने पर यहाँ पे आ गए 4, तो 4 को लिख देंगे। 4 में 2 का भाग लगाएंगे और यहाँ पे आ गए 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी प्रकार 9 का करेंगे, पहले 9 को लिखेंगे और 9 में लगाएंगे 3 का भाग और 3 का भाग लगाने पे आ जाएंगे 3 और 3 में 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह 25 का करेंगे आप, तो 25 को लिखेंगे पहले यहाँ और 25 में लगाएंगे 5 का। सबसे पहले 5 का लगाया, कितने आए 5 और 5 में लगाएंगे 5 का तो 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमारे पास देखो इनमें कोई भी संख्या हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, उभयनिष्ठ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे SCF ज्ञात करेंगे सबसे पहले, HCF। तो SCF निकालने के लिए उभयनिष्ठ संख्या का पता लगाएंगे। कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारे पास देखो यहाँ पे 1 है, एक ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो इस 1 को हम लिख देंगे और ये हमारा SCF हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। और LCM निकालेंगे तो LCM के लिए जो जो संख्या हमारे पास गुणनखंड है उन सभी को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो ये 2, 2, 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 को लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 को लिख देंगे। और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख देंगे। और 5 है हमारे पास 2 बार, तो 5 गुणा 5। अब इनका क्या है कि पावर के रूप में लिख देते हैं इनको हम, यानी घात के रूप में लिख देते हैं कौन कितनी बार है। अब देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर होगी 3 और 3 हमारे पास है 2 बार, तो 3 की पावर होगी 3, 2
और 5 हमारे पास 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब इनका सबका अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो हमारे पास 2 की पावर है 3 और 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया 8, और 3 गुणा 3, 3 तिया 9, और यहाँ पे आ गया 5 गुणा 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब इन सब का गुणा करेंगे, 8 गुणा 9 गुणा 25, तो कितने आएंगे। आप भी खुद गुणा करके बताना हमें कमेंट्स के ज़रिए कि आपने गुणा करने पे कितने आए। 8 गुणा 9 गुणा 25, और हमने जब गुणा किया तो 8 गुणा 9 गुणा 25 का हमारे पास आए 1800, तो ये हमने गुणा करके निकाला 1800। ये हो गया हमारा एलसीएम। तीसरे सवाल का आंसर। प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है हमारे पास। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखो दो संख्या दी हुई है 306 और 657, और HCF हमारे पास 9 दिया हुआ है, और हमें जो निकालना है वो LCM है, यानी हमने LCM को ज्ञात करना है। अब हम LCM को कैसे ज्ञात करते हैं, हमारे पास पहले से ही एक सूत्र है, LCM गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो इस सूत्र के माध्यम से अब हम LCM निकालते हैं। ये सूत्र हमने पहले ही सवालों में ही पढ़ा था और हमें याद भी होना चाहिए ये सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से ही अब इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो सूत्र में क्या होता है, HCF, यानी HCF हमारे पास दिया हुआ है। देखो पुस्तक में हमारे पास HCF दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और इसके बाद गुणा, और LCM, देखो LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। LCM ज्ञात कीजिए, तो पुस्तक के अनुसार LCM को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं LCM। उसके बाद है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या पुस्तक में दी हुई है 306 और द्वितीय संख्या 657, तो हम दोनों संख्याओं को लिख देते हैं 306 गुणा द्वितीय संख्या है हमारे पास 657, तो यहाँ लिख देते हैं 657। अब हमारा सूत्र है उसके हिसाब से हमने संख्याओं को लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम को इधर रखना है और 9 को हम पक्षांतरण करेंगे, तो 9 को इधर ले जाएंगे, और जब ये 9 इधर है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम को ऐसे कैसे उतार देते हैं, एलसीएम बराबर, और इधर है यहाँ पे संख्या पहले से दी हुई है 306 गुणा में 657। अब उसके नीचे लिख देते हैं हम, ये जो 9 है ये यहाँ पे जाके बटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। यहाँ पे गुणा में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, बटा में 9 आ गया। अब 9 का हम इन संख्याओं में भाग लगाएंगे, तो पहले 306 में भाग लगाते हैं। देखो कट रही है संख्या, आप रफ कार्य में करना, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये कटने के बाद आ गई हमारी संख्या 9 तिया 27। यहाँ पे बचेगा 3 और 3 36 हो गए, और अब 9 का 36 में लगाएंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ गए हमारे 4, और इधर है हमारे पास गुणा, और ये 657 के 657। अब देखो ये संख्या आपस में कट गई, तो इनको हम काट देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी निकल के 34 गुणा 657। आप ये काम रफ कॉपी में करना और हमें बताना कमेंट्स करके कि 34 गुणा 657 करने पर आपके कितने आए। और हमने दोनों का गुणा किया, 34 गुणा 657 करने पे हमारे पास प्राप्त हुए हैं 22,338, तो यहाँ पे लिख देंगे 22,338, 22,338। ये 34 गुणा 657 गुणा करने पे प्राप्त हुए हैं। आप भी ऐसे गुणा करके देखना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना हमें। उसके बाद में देखो ये हमारा आ गया 22,338, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम निकल के आ गया 22,338
तो एलसीएम को लिखेंगे 22,338, ये हमारे हो जाएंगे उत्तर। और एलसीएम के पास हम पहले संख्या भी लिख देते हैं। संख्या हमारी कौन कौन सी थी हैं। एलसीएम पुस्तक के अनुसार एलसीएम ब्रैकेट में 306, 657 ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में बराबर हम पुस्तक के अनुसार लिख रहे हैं। देखो एलसीएम हालांकि याद गया, लेकिन पुस्तक के अनुसार जो पूछा उसी को इस तरह लिख रहे हैं। एलसीएम बराबर 306, 657, ये दोनों संख्या है। तो हमारे पास कितनी आई 22,338। तो यह लिख देंगे 22,338। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 4 का ये आंसर हो गया। और आपको इसको बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1.1 का प्रश्न 5 है हमारे पास। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कोई प्राकृत संख्या यानी संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हमें सिर्फ ये बताना है समाप्त हो सकती है या नहीं, किस पर, 0 पर। तो सबसे पहले हम 6 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और 6 के गुणनखंड आपको पता है कितने होंगे, 2 गुणा 3। और आपको पता है 2 गुणा 3, इसके अलावा उसके कोई गुणनखंड होते नहीं है। तो इसको अब हम विस्तार से करते हैं। तो हम इस तरह से लिख लेंगे। पहले देखो हमने लिख लिया, चूँकि 6n बराबर 2 गुणा 3n, यानी कि 6 के हमने क्या कर लिए, यहाँ पे गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 3। और आपको पता है 6 के गुणनखंड 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हम यह लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, यानी 5 या 2। हमें क्या चाहिए था, 5 आ जाए या 2 हो जाए, 5 गुणा 2। तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता। लेकिन 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, यानी 5 नहीं आ रहा है इसके गुणनखंड में। अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस सवाल में सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ पे लिख देना आप 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस सवाल में केवल इतना ही लिखना है। प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता कर लेते हैं। तो देखो भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, वो तो कहलाती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो होती है जिनके अंदर केवल 2 संख्याओं के अलावा भाग ना जाए, यानी केवल 2 संख्याओं का ही गुणनखंड बने, तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे कि कोई भी अभाज्य संख्या ले रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। जैसे 7 ले लिया हमने, 7 में केवल 7 और 1 का ही भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इसमें गुणनखंड कितने हुए 7 के, 7 गुणा 1। अब ऐसे ही आपको भाज्य संख्या बता रहा हूँ। जैसे मैं ले लिया 4 में देखो 4 के अंदर आपको भाग जाएगा, उसमें 2 का भी जाएगा, फिर 2 का जाएगा और फिर 1 का जाएगा। कहने का मतलब है इसके भाज्य गुणनखंड हुए 3, यानी 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये होता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो अब इसकी हम विस्तार से व्याख्या करते हैं सवाल नंबर 6 की। अब हमारे पास संख्या है छठे सवाल में 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13।
तो पहले इसको हल करते हैं। तो इसके अंदर देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है, और जहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाए तो उन संख्या में दो पद बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें कॉमन लेंगे, कॉमन संख्या को बाहर लिखेंगे और बाकी को ब्रैकेट के अंदर। देखो इस पूरे संख्या में 13 कॉमन आ रहे हैं, इधर भी है और इधर भी है। तो 13 को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 13 और अंदर क्या बचता है, देखो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 11। अब देखो 13 का 13 में भाग लगाएंगे, 13 से 13 कट गया। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लगा देते हैं। और उसके बाद है 13 का 13 भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 13 एक कम 13, तो यह जाएगा 1 प्लस के 1, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। और इधर बाद में करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। अब इसको आगे करते हैं तो देख रह जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट प्लस में 1, और उसके में 13 के 13 रहेंगे यहाँ, और हाँ उसके बाद गुणा, ब्रैकेट हटा दिया, गुणा लगा देंगे। 77 प्लस में 1, ये हो गए हमारे 78। अब यहाँ पे 13 गुणा में 78 होगी, लेकिन 78 के आपको पता है अभाज्य गुणनखंड और भी हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा है 13 गुणा 78 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास 2 का भाग जाएगा इसमें, और उसके बाद में इसमें भाग जाएगा 3 का भाग भी जा रहा है इसमें, इस टुकड़ों में, और ये आ जाएंगे फिर। ठीक, आप 78 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। ये आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 3 39 और 39 2 78। इस तरह से ये टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास इसके टुकड़े कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए। हमने बताया था आपको, कभी भी आपके 2 से अधिक टुकड़े हो तो वो संख्या कहलाती है भाज्य कहलाती। तो यहाँ लिख देंगे ये वाली संख्या कैसी है, भाज्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो कितने, 2 से अधिक है। जहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, ये आंसर। अब इसको तो हल करते हैं दूसरे वाले को। देखो इसमें भी हमारे पास प्लस का निशान आ रहा है, और इसमें 5 देखो इधर भी है और 5 इधर भी, 2 बार आ रहे हैं 5। तो 5 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ लिखेंगे 5, और अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, देखो अब ये 7 के 7 रहेंगे, 7 गुणा 6, और 5 से 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और गुणा 4, और गुणा 3, गुणा 2, गुणा 1, और प्लस अब 5 का 5 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ आएगा 1, ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करना है, अब अंदर की जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर उनके सभी का गुणा करते हैं। और आप भी करके देखना, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने गुणा किया तो आपके कितने आए, और हमने गुणा किया तो देखो हमारे पास निकल के आए हैं। तो हम यहाँ पहले 5 को लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इनके गुणा करने पर। और हमने 7 का गुणा 6 से किया, फिर उसका गुणा 4 से किया, फिर 3 से किया, और फिर 2 से, और फिर 1 से। और आप भी करके बताओ हमें कमेंट्स करके कि आपका गुणा कितना आया। और हमने गुणा किया तो हमारे पास निकल के आया इन सभी का गुणा करने पर 1008। और अब ये देखो सभी का गुणा कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास गुणा करने पर है 1008 प्लस में 1, ये प्लस में 1 लिख दिया, बाद में लिखा हुआ था वो। और 5 गुणा, ब्रैकेट को हटा दिया अब हमने, तो 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ दिया तो हो गए 9। तो 5 गुणा 1009। अब देखो 5 और 1009 के और भी टुकड़े हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। आपको पता है संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये हम कह सकते हैं और लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह भाज्य संख्या है। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 6 के। प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमें बताना है। इस सवाल में देखो 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तभी हम बता पाएंगे कि ये दोनों पुनः कितने समय बाद दोनों मिल पाएंगे, यानी कितने मिनट के बाद ये दोनों मिल पाएंगे। क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। देखो सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, ये ज्ञात करेंगे। तो ये हम बता देंगे फिर 18 और 12 का एलसीएम। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। तो 18 के क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 18 में 2 का भाग लगाया, 9 आ गए, और 9 में 3 का लगाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 3, और 3 में 3 का ही लगाएंगे तो आएंगे हमारे पास 1। अब इसी तरह से हम निकालेंगे 12 के, ये यही लिखेंगे 12 के, और ये हो गए 12 के। 12 में 2 का लगाया, 6 आ गए, 6 में 2 का लगाया, 3 आ गए। अब 3 में 3 का लगाया, कितने आएंगे, 1। तो इस तरह से ये 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18 के हुए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसी तरह 12 के लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर, आप देखो हमें वो संख्या लेनी जो ज़्यादा बार है। तो देखो 2 इसमें 12 में है 2 बार, तो इसको दोनों को ले लेंगे 2 गुणा 2, जो ज़्यादा है उसी को लेना है एलसीएम के अंदर। तो 2 गुणा 2। अब देखो 3 18 में ज़्यादा है, 18 में 3 2 बार है, तो इनको भी हम 2 बार लिख लेते हैं, 3 को भी। तो गुणा 3 गुणा 3। अब इनका क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देते हैं इनको। अब देखो 2 है ना, 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इनको पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2, इसका मतलब होया 2 गुणा 2 यानी 4, यह लिखेंगे 4। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। और 4 और 9 का क्या कर देंगे, गुणा, 4 नाम 36, यानी कि एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम बराबर हो गया 36 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसको पुस्तक के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि पुस्तक के अनुसार लिखने में आसानी रहेगी, अच्छे नंबर मिलेंगे बोर्ड की क्लास में। ये 36 मिनट तो हमें लिख दिया है, अब हम लिखेंगे इसको पुस्तक के अनुसार। सोनिया एवं रवि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। ये हमारे हो गए आंसर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।